हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है आरआरबी ग्रुप डी के जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पढ़ने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी होली के त्यौहार का अच्छे से एंजॉय करें और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। पढ़ाई करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। अगर बात कर लें राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो आप राजस्थान टिक करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत जो होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसे हिंदी में भूपर्पट्टी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्रस्ट के बाद मेंटल है, फिर निफे, ये भी आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यह ठोस और पतली परत होती है जिसका औसत मोटाई महाद्वीपों में 35 से 40 किलोमीटर और महासागरों में जो है 5 से 10 किलोमीटर होती है। ये आपसे से पूछा जा सकता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की औसत मोटाई जो है महाद्वीपों में कितनी होती है? तो 35 से 40 होती है। और महासागरों में कितनी होती है? तो 5 से 10 किलोमीटर होती है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। कौन है? गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर बात कर ले कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, जिसे बड़ी कहते हैं, वो कौन सी है? तो वो घाघरा नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर अमेरिका में? तो राइट आंसर क्या है? अफ्रीका में सवाना घास मैदान स्थित है। सवाना घास मैदान मुख्य रूप से अफ्रीका में स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ शेर, हाथी, जर्बरा जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप देख लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये जो है यहाँ से कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप आंसर क्या देंगे? मध्य प्रदेश। और कब सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान से, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में जो है मैंने क्या किया है, 5 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से, 5 जो है हिस्ट्री से, 5 एशियंट हिस्ट्री से, 5 मेडिवल हिस्ट्री से, उसके बाद 5 इकोनॉमिक्स से, उसके बाद जो अगर बात कर लें 5 साइंस से। इस प्रकार से मैंने हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन 5-5 लिए हैं। पहले दोस्तों मैं जो ये साइंस का क्वेश्चन है पहले बायो का लूँगा, फिर उसके बायो ख़त्म करने के बाद हर चैप्टर से फिजिक्स पर आ जाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री। इस प्रकार आप सभी के चैप्टर वाइज, मतलब एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप सभी का रिवीजन कराया जाएगा। अगर आप सभी आप प्रैक्टिस सेट पूरा ले लेते हैं तो आप सभी के एग्जाम में अच्छा स्कोर होने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा।
जैसा आप सभी को ने देखा कि जियोग्राफी के हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स के जो 5 क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लें। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रेरणा किस देश से ली गई? भारत में जो है आर्थिक नियोजन की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, रूस, जिसे सोवियत संघ कहते थे, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से ली गई है। इसके बारे में और देखते हैं, भारत ने अपना पहला पंचवर्षीय योजना जो है मॉडल सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते थे, से प्रेरित होकर अपनाया था। सोवियत संघ की केंद्रीय योजना प्रणाली को देखकर भारत में भी योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। अगर बात कर लें प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी, तो 1951 से लेकर, कब? 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरल्ड डॉबल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। इसमें भाखड़ा नागर बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध बनाया गया, ऐसा दामोदर बांध बनाया गया, ये सब बांध इसमें बनाए गए थे। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे ब्रिटिश सरकार के तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया था। पहले यह एक निजी बैंक था, लेकिन 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई बैंक का एक मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप आंसर क्या देंगे? तो 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1949। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा कि आरबीआई एक्ट कब आया था? तो आरबीआई एक्ट जो है 1934 में आया था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे सीपीआई कहते हैं, ये भी आप याद रखिए, इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है? चलिए नीचे देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, को मापने के लिए मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। यह आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। पहले थोक मूल्य सूचकांक प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सीपीआई, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, अधिक सटीक माना जाता है। अब इसका प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर? तो पहले किसी थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर अब जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आप सभी को बता दें कि अभी जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, किस लिए हरित क्रांति लाई गई थी, ये आपसे से वही पूछा गया था आरपीएफ एसआई के पेपर में। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो है गेहूँ चावल को मतलब मेन फोकस गेहूँ चावल पर किया गया था बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन में बढ़ाना था। इसमें उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। भारत में इसे सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय जो है एमएस स्वामीनाथन को जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में अगर बात करें हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो एमएस स्वामीनाथन को ही भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक राजस्व कर किस
मतलब भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? तो भारत में अगर बात करें सबसे अधिक कर किससे प्राप्त होता है, तो जीएसटी से। वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स जो है, इससे भारत में सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। भारत में सरकार को सबसे अधिक राजस्व वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से प्राप्त होता है। 2017 में जीएसटी लागू हुई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी लागू कब हुई थी। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर बन गया। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकतम कर संग्रह प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिलता है। तो फ्रेंड, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को टिप दें। इस प्रकार का वीडियो मैं डेली बेसिस पर आप सभी को देता रहूँगा, जिससे आप सभी की तैयारी जो है बेहतर बनती जाएगी। चलिए देखते हैं। अब जो हमारा जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स की 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं कि पॉलिटी के 5 क्वेश्चन कौन से हैं। पॉलिटी के पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बेसिक से पहले आप सभी को बता दें, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल पर ही जाएंगे। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बात यहाँ पर लागू होने की बात करिए, ना कि पारित होने की। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। या फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इस दिन मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। भारत का संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। और मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, तो 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संशोधन के बाद जो है 12 अनुसूची हो गई हैं। अगर अनुच्छेद 395 है, ए बी को ना ले जाए तो। और अगर बात करें भागों की संख्या, भागों की संख्या अभी 22 ही है वर्तमान में। आगे देखते हैं, कहीं कहीं पर आप सभी को मिलेगा 25, लेकिन अभी 25 जो है मान्य नहीं है। आप 22 ही टिक करेंगे एग्जाम में। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो राष्ट्रपति होता है, अगर उनको उनके पद से हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की बात करें, यह क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा चलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है? अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर वह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये भी आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है 360 के तहत लगता है। महाभियोग आप सभी को पता ही होगा। और अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रीय पात का वर्णन किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची देती है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है भारतीय संविधान में भाषा की सूची देती है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। आप 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसके बारे में और देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में यह संख्या 14 थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में पहले भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। लेकिन बाद में कितनी हो गई? 22 हो गई हैं। पहले कब कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? जो हमारा
राज्यसभा होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य जो हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सदस्य चुने गए हैं और 12 मनोनीत किए गए हैं। वर्तमान में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? तो 245 ही हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो प्राचीन इतिहास है उससे 5 क्वेश्चन जो लिए गए हैं उन्हें आप देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप सभी देख सकते हैं आप सभी के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जहाँ से आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इतनी मेहनत पर तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनती ही है, इसलिए आप सभी एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास से जो 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहले 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। अभी शुरुआती में आप रिलैक्स होकर थोड़ा थोड़ा पढ़ें। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो प्राचीन इतिहास से लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, धोलावीरा। धोलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर बात कर लें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, पहले इसे ही जान लें। तो अगर बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। ये भी आप याद रखिएगा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है जो आधुनिक भारत में स्थित है। यह 1990 में खोजा गया और यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली के उत्कृष्ट जो है प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो धोलावीरा है यहाँ पर जो है लकड़ियों की नालियाँ पाई गई थी और यह 3 भागों में विभाजित था, ना कि भारत ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर बात कर लें कि तो राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ये भी आप याद रखिएगा, ना कि जो है धोलावीरा है। अब आगे देखते हैं। महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? तो राइट आंसर क्या है? मगध। मगध जो है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली जो है राज्य था। महाजनपद काल जो है 600 ईसा पूर्व में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली था। इसके प्रसिद्ध शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे जिन्होंने अपने सैन्य और कूटनीतिक ताकत से राज्य का विस्तार किया था। अगर बात कर लें कि मगध में पहले हरिया कौन सा आया था, शिशुनाग वंश आया था, नंद वंश आया था, मौर्य वंश आया था, ये भी आप सभी को पता ही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, बोध गया में उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो है धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो स्थित है इसमें दिया था। यहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी जिसमें आनंद भी स्थित था, आनंद भी शामिल था। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देवनागरी का, ब्राह्मणी का, खरष्टी का या संस्कृत का? तो राइट आंसर क्या है? ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया है। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं जो भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ शिलालेख खरष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। ऐसा है कि खरष्टी लिपि में नहीं लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर शिलालेखों पर जो है ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया। इसलिए अगर ऑप्शन में आप सभी को ब्राह्मणी लिपि मिलती है तो उसे आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है लगभग 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। को उनके सैन्य अभियानों और विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद परिस्थिति में उनके विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगर बात कर लें कि इन्हें जो समुद्रगुप्त हैं, इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो स्मिथ ने कहा था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप सभी की जो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं बायो से जो 5 क्वेश्चन लिए हैं उन्हें आप देख लें। इसके बाद आप सभी की क्लास समाप्त हो जाएगी। 5 क्वेश्चन ही है, इसे भी आप पूरा देखिएगा। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं जो 5 क्वेश्चन बचे हैं इन्हें भी आप सभी देख लें। विश्व का पहला टीका, जिसे वैक्सीन कहते हैं, किस बीमारी के लिए बनाया गया था? विश्व का पहला टीका किस बीमारी के लिए बनाया गया था? पोलियो, चेचक, या फिर रेबीज, या फिर टेटेनस? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, चेचक के लिए बनाया गया था। किसके लिए? चेचक के लिए बनाया गया था। दुनिया का पहला टीका जो है 1796 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ विकसित किया था। उन्होंने देखा कि गायों से जुड़े लोगों को चेचक कम होता है और इस आधार पर वैक्सीन तैयार की थी। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने किसके आधार पर चेचक वैक्सीन की तैयार की थी? तो गायों से जुड़े जो लोग थे उन्हें चेचक नहीं हो रहा था, तो उसके आधार पर उन्होंने सोचा और वैक्सीन को अपने तैयार किया था। आगे देखते हैं। मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो रक्त बहता है उसकी खोज किसने की थी, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, विलियम हार्वे ने। किसे? विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया का वर्णन किया था और बताया कि हृदय रक्त पंप करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। जीवाणु सिद्धांत किसने विकसित किया था? जो जीवाणु सिद्धांत है इसे किसने विकसित किया था, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने जीवाणु सिद्धांत दिया था। लुईस पास्चर ने यह सिद्ध किया कि बीमारियां जो हैं सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। उन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज भी की थी, जिससे दूध और अन्य खाद्य पदार्थ सुरक्षित बनाए जाते हैं। आगे। पहला हृदय प्रत्यारोपण कब और किसने किया था? पहला हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसफ़र जो किया जाता है, एक हृदय दूसरे का हृदय दूसरे के शरीर में लगाया जाता है, वो आपसे इसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला हृदय प्रत्यारोपण कब और किसने किया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, क्रिश्चियन बार्नर्ड है जो, इन्होंने 1967 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये क्या है? तो 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से खोज की गई पेनिसिलिन नामक फंगस बैक्टीरिया को मार सकता था। इस खोज में एंटीबायोटिक की शुरुआत हुई और कई संक्रमणों का इलाज संभव हो पाया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर ही टिपें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास ताकि पहुंचता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।